Hello and very good morning to all of you. Welcome to Understand UPSC. This is Rahul. 23 अक्टूबर का करंटली एपिसोड लेकर मैं आया हूँ. आज से आप लोगों को पता है कि हम पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. जस्ट लाइक मैड फॉर्मेट हम एवरी डे क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट जो कि आज से पॉलिटी स्टार्ट हुआ है, 8 to 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे रिपीटेड मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम इस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे हमारे पॉलिटी का. और हर दिन एवरी डे वी आर गोइंग टू टेक वन टॉपिक एंड उसमें जो क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको प्योर टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो कि उस तरीके से सॉल्व करना है, इन्फॉर्मेशन या बेसिक बुक्स से कह लो. एंड कुछ होता है जहाँ पे आप कॉमन सेंस या हमारा जो मैड है वो हम लगाते हैं. ठीक है, वही करेंगे आज से. एंड शुरू में क्या करूँगा, आई विल गिव यू सम टाइम कि आप लोग खुद से ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में लिखो. ठीक है, लाइव अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, बाद में भी देख रहे हो तो यू शुड डू दैट. एंड टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं 5 to 7 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक. ठीक है, प्रियम्बल पहला टॉपिक है पॉलिटी में, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. सो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों का जो मतलब कि प्रीलिम्स PYQs है ना उस पर कंप्लीट कवरेज रहे बाय दिसंबर एंड. ठीक है, इसके साथ साथ TDF के लिए भी आपको कोई ऐसे सोचना नहीं है कि इट इज़ ओवर, अब नहीं होगा. बिल्कुल होगा, फेस्टिव सीजन चल रहा है. इनफैक्ट आज भाई दूज है. आप सबको मतलब चाहे भाई हो मेरे छोटे या बहन हो, सबको भाई दूज की हार्दिक बधाई. ठीक है, आप सब लाइफ में तरक्की करो, बेहतर करो, ये हम मतलब अंडरस्टैंड UPSC मैं यही चाहता हूँ. एंड फेस्टिव सीजन है, थोड़ा सा लाइट रखते हैं, चीज़ों को लाइटली अभी लेते हैं. एंड देन एक बार मतलब कि विद इन 1 या 2 डेज मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिर से रीस्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, GS2 से स्टार्ट करूँगा फिर से. एंड आप निश्चिंत रहो, अभी जो करवा रहा हूँ बस इतना फोकस करो. एंड देन वी हैव द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स. 8 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको हम कवर करेंगे. वो आएंगे. पहले स्टार्ट करते हैं. ये पहला क्वेश्चन है आज का, आप लोग ट्राई करो. ये प्योर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. वीडियो पॉज करते हुए सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे नहीं कि बस सुनने आ गए. जो भी समझ आ रहा है ना करो, जीरो नॉलेज भी है तो करो. ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. प्रियम्बल नहीं देखना है आपको, बस क्वेश्चन देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो भी समझ आ रहा है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस यू गाइज शुड डेफिनेटली डू. एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, इट मैटर्स टू मी. ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करो. देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. ये है एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन प्रियम्बल में आपको दिखते हैं आजकल. सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है. सोशलिस्ट, सॉवरेन, ये सब स्टेट PCS में पूछा जाता है. UPSC ऐसे क्वेश्चन अब कम कर दिया है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट जो है उसकी तरफ जा रहा है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट को टच करते हुए. ठीक है, तो ये है, इसको आपको करना है. ये बेहतरीन क्वेश्चन है, उसमें हम डिड्यूस करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे. ठीक है, देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन. इसको भी पॉज कीजिए, और ये देखने की ज़रूरत नहीं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये एक्सप्लेन करते समय आई विल यूज़. ठीक है, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी का बेस्ट डेफिनेशन क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट भी ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो इस वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, बट हम इस तरीके से सोचेंगे ना. ठीक है, वैसे क्या जनरली क्या है, एंड देन इंडियन कंटेक्स्ट में. आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस बिल्कुल पॉज करो एंड अटेम्प्ट करो, एल्स कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का. ठीक है, अगर नहीं करना है अटेम्प्ट तो चले जाओ. देन वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी. ठीक है, सारे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रियम्बल से. लिबर्टी वर्ड जो है प्रियम्बल में यूज किया गया है ना अच्छे से, उसी को यूज किया गया, ऑल्दो इट इज इन द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21. ठीक है, वो है लाइफ एंड लिबर्टी की बात है, बट आता है प्रियम्बल से ही, फिलोसफिकल एस्पेक्ट प्रियम्बल से ही आता है, तो हमें समझना है ना आंसर करना है. ठीक है, देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इजी है, टेक्निकल है, वैसे फिलोसफिकल भी कह सकते हो. इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है. ये 6 क्वेश्चन आज जो है ना आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, पॉज करो आराम से एंड अटेम्प्ट करो. 1 2 3 4 5 6 इसके आंसर्स मुझे दिखने चाहिए. आई एम, ये वार्निंग है, एल्स मैं बंद करा दूंगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं. मैं तो TDF और उसी पे फोकस करूंगा. मैं चाहता हूँ आप कमेंट करो, अगर मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो इस चीज़ को समझिए. ठीक है,
सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं? सिंपल है कि आप लोगों को पता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत प्रोग्रेसिव है। बहुत तो नहीं है मतलब, लेकिन है। हमारे सोसाइटी से तो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हमारी सुप्रीम कोर्ट है। इंडिविजुअल राइट्स की ज़्यादा बात करती है, होनी भी चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि कुछ होता है ना, गवर्नमेंट ओवर रीच अगर करे तो सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स को बचाता है। तो जब भी सोचो ना, थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचो, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लेकर क्या जजमेंट दिया होगा, क्योंकि इंटरप्रेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है। अब उसका सोच थोड़ा प्रोग्रेसिव होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचना है। और जहाँ पे प्रोग्रेसिव नहीं है वो स्पष्ट दिख जाता है। जैसे मैरिटल रेप है तो उस पर मतलब कि अभी तक जो हमारी जुडिशरी रही है वो सरकार के साथ ही गई है कि अभी इंडिया में उसको मतलब कि ये क्रिमिनलाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लॉ के हिसाब से गई है। तो जो चीज़ें मतलब कि प्रोग्रेसिव नहीं है ना, वो स्पष्ट दिख भी जाती है, वो आपको पता होता है। जो प्रोग्रेसिव होती है, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव सोच रखनी है जब ऐसे क्वेश्चंस आए सामने, तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन की का मैटर है। ठीक है, सो बेसिक है। बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने जजमेंट में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट नहीं है। देन केशवानंदन भारती केस में उसी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया एंड बोला पार्ट है। एंड देन अगेन LIC केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला वही बातें जो KBC में बोला गया, केशवानंदन भारती केस में उसी चीज़ को फिर से दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने, पक्का कर दिया कि है पार्ट इसका। ठीक है, तो बस बेसिक सी चीज़ है, टेक्निकल है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर नहीं होता तो प्रोग्रेसिव सोच थोड़ा लगाते कि प्रियम्बल इतना मैटर करता है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, इंट्रोडक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, और मैं एक तरह से काइंड ऑफ बस लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेजेबल भी बना रहा हूँ धीरे धीरे, ये भी मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सामने में प्रियम्बल है, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हमारा प्रियम्बल, प्यारा प्रियम्बल। अब देखो कौन सा एम्बॉडीड नहीं है। जस्टिस किस तरीके का है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? लिबर्टी की बात हो रही है। अब लिबर्टी वाला जो है ना, ये निकालना है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इकोनॉमिक लिबर्टी, थॉट तो है, एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है, बस इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। इकोनॉमिक आपका आ जाएगा जस्टिस में। ठीक है, तो यही है, आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा फिलोसफिकल है, यहाँ आपका नॉलेज मैटर करेगा। लिबर्टी का सिंपल क्या मतलब होता है? एक तरह से काइंड ऑफ फ्रीडम कह लो, आज़ादी जो इंडिविजुअल लेवल पे हम करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें रुकावट ना आए। अब इसको आगे और बेहतर ढंग से समझेंगे जब पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात आएगी। अभी के लिए बेसिक यही समझो कि सरकार जो है ना गारंटी कर रही है प्रियम्बल के थ्रू, मतलब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी प्रियम्बल के थ्रू या हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 में दिया गया है उसके बेसिस पे हमें लिबर्टी दे रही है। अब लिबर्टी जो दे रही है तो अब हमें ऐसे सोचना है कि किस तरीके से वो सेफ गार्ड होगा, किस तरह से वो इंश्योर होगा इंडिया में। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में सोचते हैं, ऑल दो क्वेश्चन में नहीं है डायरेक्टली। तो सोचो, ऑप्शन बाय ऑप्शन देखो, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट आंसर नहीं होता है कि जैसे पार्ट है नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है नहीं है, ये ऐसे नहीं है जो सीधा प्रियम्बल हमारे पास है और हम उस तरीके से डिराइव कर लेंगे आंसर, नहीं होगा यहाँ। यहाँ आपको आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहीं पे आपका अब मैट का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो कमिटेड जुडिशरी, इस वर्ड का नाम सुना है? पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कमिटेड जुडिशरी? कि जुडिशरी जो है ना, आपका जो जुडिशरी हमारा है वो फॉलो करे जो सरकार कह रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है, कमिटेड है। जैसे कि 1975 के आसपास ना, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता था कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो कमिटेड है। ठीक है, सॉरी, इमरजेंसी से पहले, मतलब उस फेज में समझो कि जो सरकार गवर्नमेंट कह रही है ना, वही जुडिशियल जो मतलब ऑफिशियल्स हैं, जैसे जजेज है, वो वही चीज़ें फॉलो कर रही है, सरकार के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजंस दे रही है। ठीक है, तो ये तो लिबर्टी सेफगार्ड कर पाएगा? नॉट एट ऑल, ये तो वैसे ही नेगेटिव है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, सिंपल है कि गवर्नमेंट अपने पास पावर ले रही है, खास करके यूनियन गवर्नमेंट अपने पास मतलब इंडिविजुअल्स के पावर्स ले रही है, तो ये तो सीधा साधा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता।
आते हैं इन दोनों स्टेटमेंट पे, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। इलेक्टेड गवर्नमेंट, जस्ट सोचो कि गवर्नमेंट इलेक्टेड हो सकती है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में होती है, लिबर्टी सेफगार्ड करती है, बट वही गवर्नमेंट जब मेजोरिटेरियन हो जाए, अब माइनॉरिटी के अगेंस्ट जाने लगे, तो कैसे लिबर्टी आपने सेफगार्ड किया? समझ रहे हो? बेसिक है, बेसिक चीज़ें है, थोड़ा सा ना क्रॉस चेक करना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, अच्छा अच्छी बात है, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो अच्छी बात है, हम लोगों के दिमाग में यही होता है, लेकिन क्या हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है लिबर्टी सेफगार्ड ही करेगा? अब हिटलर का ऑप्शन ये देख लो, ठीक है? तो क्या किया था ज्यूज के साथ, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो मेजोरिटेरियन रूल हो गया, एंड लिबर्टी जो है ना, ये माइनॉरिटीज़ के ख़त्म ही कर दिया गया, इनफैक्ट माइनॉरिटीज़ को ही ख़त्म कर दिया गया, मतलब कि जर्मनी में एट दैट टाइम। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब इसका क्या मतलब होता है? एसओपी का मतलब कि तीनों जो ऑर्गेन्स होते हैं ना स्टेट के, क्या क्या हैं? पहला है, आपका पता है अच्छे से कि वी हैव जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, फिर वी हैव एग्जीक्यूटिव है, एंड देन जुडिशरी है। अब जुडिशरी का क्या काम है या एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? मतलब देखो तो एक दूसरे के, जब पावर एक दूसरे के पास आने लगता है ना ज़्यादा, वो ओवर रीच करने लगते हैं, टू बी प्रिसाइज ओवर रीच, जब अपने पावर्स अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके चीज़ें करने लगते हैं ना, तो दूसरा जो मतलब ऑर्गेन है ना, उसको रोकता है, ओवर रीच ना हो। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट या मतलब कि एग्जीक्यूटिव या जो लेजिस्लेचर है, जब वो ओवर रीच करेगी तो क्या करती है जुडिशरी? रोकती है, नहीं तुम अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हो, लिबर्टी को एक तरह से सेफगार्ड जुडिशरी कर लेगी, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? सो एसओपी तो इसको स्ट्रांग बनाता है ना, ऑब्वियसली। इंडिविजुअल राइट्स के लिए तो हमारे कंट्री में भी देखो तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो लगातार, अगर देखो इवोल्यूशन जो हुआ है, हमें जो इतने सारे राइट्स मिले हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड, या हायर जुडिशरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईजी सा मुझे लगा, मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, मुझे याद है, या तो 2022 का क्वेश्चन है या 3 का है, मतलब लेटेस्ट ही है, तो एग्जाम हॉल में इसको डिड्यूस किया गया था इस आंसर को, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई थी, बट एसओपी इज द आंसर। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? अब देखो, लिबर्टी का मतलब क्या है? सिंपल मतलब कि मुझे आज़ादी दो, जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो मुझे आज़ादी दीजिए, मैं किसी को पीटना चाहता हूँ, जस्ट। तो क्या ये लिबर्टी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए? मुझे मन है पढ़ने का, दो तरीके की लिबर्टी है, पहले समझो। मुझे पढ़ने का मन है, मेरे पेरेंट्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते, होता है ना गर्ल्स के साथ, मतलब कि रूरल इलाकों में, ठीक है, तो नहीं करते, तो क्या मेरी लिबर्टी हैम्पर्ड हुई? यस हुई। अब मैं सेम ही पर्सन हूँ, एंड मुझे मन है किसी को पीटने का बिना मतलब के, मुझे इसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं चाहिए। तो क्या लिबर्टी जो है मतलब कि इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरह से एब्सोल्यूट होनी चाहिए, दूसरे का लिबर्टी हैम्पर नहीं होगा? जस्ट इमेजिन दिस थिंग, बेसिक है। सो एक चीज़ बता देता हूँ, निगेटिव लिबर्टी, जब लिबर्टी का डिस्कशन हुआ वेस्ट में शुरू, वेस्टर्न जो स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, तो उन्होंने शुरू में कहा कि लिबर्टी इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है? देन ओवर द टाइम उनको रियलाइज हुआ कि इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए ना, रेस्ट्रिक्शंस। तो ओवर द टाइम दे रियलाइज, जॉन लॉक जो है उन्होंने ऐसा कहा कि पॉजिटिव लिबर्टी होनी चाहिए। आई एम थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लॉक ने कहा है, मिल ने कहा है, आई विल हैव टू से चेक, बहुत दिन हो गए हैं पॉलिटिकल साइंस देखे हुए। सो एब्सोल्यूट लैक ऑफ रिस्ट्रेंट्स इज नीदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल, ठीक है, ऐसा कहा। देन सोचो ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं ना लिबर्टी को लेकर, ठीक है? तो एक तो रिस्ट्रेंट्स होने चाहिए अभी का करेंट कंटेक्स्ट में, प्लस इट शुड बी लाइक आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी हो, अब सही डायरेक्शन में हो वो लिबर्टी, जैसे कि इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली लिबर्टी आपको ना सही मायनों में कैसे आप आज़ाद होगे, जब इस तरीके से आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, ठीक है? सो डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ जो होते हैं, तो इसका ट्रू सेंस में ये मतलब होगा। आप लोग प्रोग्रेसिवली अगर सोचोगे भी तो यही मतलब होगा, अगर आप वैसे भी सोचोगे, आपको पता भी नहीं है तो प्रोग्रेसिव रहना है ना। सो ये चीज़ है, ऑप्शंस देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स,
चलो थोड़ा सा सही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल कैसे, डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं है। सोचो एक बार, मुझे बस टायरनी से बचा लेंगे पर मेरी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, दोनों चीज़ें। एक तो हम अपने हिसाब से करें, हमें कोई रुकावट ना आए, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये तो नेगेटिव लिबर्टी है। उस समय के लिए ये सही था, आज के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, अगेन सेम ही चीज़ है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है ना। इसका मतलब तो सेम ही है कि मुझे जो करना है वो करने दो, रुकावट मत डालो, नेगेटिव लिबर्टी ही है। एंड देन वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ मतलब मुझे जो करना है, करियर चॉइस, ठीक है। मतलब कि और भी जो भी चॉइसेस होते हैं, मुझे स्पोर्ट्स खेलना है, जो भी करना है लाइफ में, मुझे खाना है ये अभी पार्टिकुलर टाइम पे, तो वो आपको रुकावट ना आए, उसको हम ट्रू सेंस में कह सकते हैं, और उससे आपकी डेवलपमेंट हो, ठीक है। न्यूट्रिशियस खाना खाना है तो उससे आपकी डेवलपमेंट होगी, तो इस तरीके से समझो आप। अब इन दोनों में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, ये दो तो वैसे ही चले गए, इन दोनों में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, जस्ट सोचो एंड कंक्लूजन पे पहुंचिए, ठीक है। तो आंसर है डी होना चाहिए, ठीक है, डी ही होगा। देन वी हैव द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। सिंपल है, लॉ एंड लिबर्टी के बीच में क्या मतलब ये रिलेशन है, ठीक है। सो ये हॉब्स ने बोला एंड ये लॉक ने बोला, ये दो पहले दो। तो आपको पता है लॉ, इसको कौन बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है। अब लेजिस्लेचर जो है ना, सोचो ये डेमोक्रेटिक कंट्री का भी हो सकता है, और जैसे सऊदी अरब का भी लेजिस्लेचर हो सकता है, ठीक है। और दोनों इंश्योर कर सकते हैं लिबर्टी। जरूरी नहीं है कि अगर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो वहाँ पे लिबर्टी नहीं होगी, हो सकती है, वहाँ लॉ के थ्रू लिबर्टी दी जा सकती है। सोचो बस, क्रॉस, मैंने बोला था ना शुरू में, क्रॉस चेक करना है। सो नेगेटिव परसेप्शन नहीं रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, कि इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। सच में सोचो कि लॉज जो है ना वो गारंटी करते हैं, लॉज को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करें तो वो तो गारंटी एक तरह से करते हैं जनरली। एंड क्या ये हमेशा सही होगा, मतलब अगर गलत भी मान लेते हैं ना, तो क्या ये हमेशा सही होगा, मुझे नहीं पता। हॉब्स ने बोला, लॉक ने बोला, जनरली मैं सोच रहा हूँ कि लॉज जो है हर समय क्या ऐसा होगा क्रॉस चेक करते हुए कि लिबर्टी को क्या घटा देगा, नहीं होगा ना, ठीक है। अब इस ऑप्शन को अभी रहने देते हैं, हम और भी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, सो दैट एक क्लैरिटी मिल पाए एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे पहुंचना है। सब ऑलमोस्ट सही ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं लग रहा है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे पहुंचना इज नॉट दैट इजी। देन वी विल सी द सी ऑप्शन, इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझो कि पीपल ही बनाएगा लिबर्टी जहां भी होगा। ऐसा हो सकता है, मैंने अभी बोला ना, सऊदी अरब में, ईरान में, कहीं और ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं है, तो क्या वहाँ पे लिबर्टी नहीं दी जा सकती है लोगों को, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। इफ लॉज आर अनचेंज टू ऑफ्टन लिबर्टी इज इन डेंजर, ये भी क्या हमेशा सही होगा, सोचने वाली बात है कि लॉज को मैं बदल रहा हूँ तो लिबर्टी हम पर होगा, हो सकता है प्रोग्रेसिव भी हो लॉज धीरे धीरे, जैसे सऊदी अरब में धीरे धीरे लॉज जो है लिबर्टी की तरफ, वुमेन को भी मतलब कि प्रोफेशनल जो है करियर्स के लिए ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो क्या ये हमेशा ये स्टेटमेंट सही होगा, नहीं होगा। सोचो बस, सोचो बस। हाँ, एक बच्चा कह रहा था, आई हैव रेड यस्टरडे, कि डिराइव करके जिनको आंसर्स पता होता है उनके लिए इजी होता है। अब जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, हमने पेपर्स दिए हैं मल्टीपल टाइम्स, तो हम ऐसे ही सोचते हैं। ऑल्दो आंसर हमें मतलब कि पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एग्जाम हॉल में तो मैं ऐसे ही सोचूंगा ना, ऐसे ही सोचा जाता है ना, एंड बेस्ट आंसर डिराइव करते हैं। कहाँ से इसमें आंसर पता होने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इस तरह से अगर डिराइव करेंगे तो मे बी नॉट 100% एक्यूरेसी हो। जिस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रही है, अब इतना आसान नहीं है कि आप 150 पार कर लोगे, बता दो एक भी बंदा है जो 150 पार कर ले, नहीं। लेकिन अब फिलोसफिकल, अब एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको लॉजिकल जो है ना, कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगी, ठीक है। तो हाँ, तो ये कह रहा था, ये तीन ऑप्शंस जो है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है। अब चौथे पे सोचो, इफ देर आर नो लॉज,
मान के चलो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वैसे ये भी कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली ट्रू है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही लग रहा है। जस्ट सपोज कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या लिबर्टी रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ लॉज ही है ना, जो हमने एक साथ ही उसको एडॉप्ट किया, ठीक है, एंड फिर अपने हिसाब से पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लॉ बनाती गई। तो क्या ये मतलब कि सॉरी कि लॉज नहीं रहेगी तो क्या लिबर्टी रहेगी? कम चांसेस है ना, ये एक हद तक ट्रू लगता है मुझे, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। देन वी हैव द इकोनॉमिक जस्टिस, सिंपल है, हमने प्रियम्बल में देखा था ना, जस्टिस इकोनॉमिक होनी चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स पूछते हैं, कीवर्ड्स की मीनिंग पूछ रहे हैं, लिबर्टी पे फोकस कर रहा है। इस थीम जो आप देखोगे ना, उस सेंस में कह रहा हूँ। प्रियम्बल में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वर्ड्स जो हैं इसके बारे में मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, एंड ये जो किस तरह से अरेंज्ड हैं ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, बेसिक एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट तो है ही, ओके। एंड देन वी हैव इकोनॉमिक जस्टिस, बेसिक है, आपको पता है डीपीएसपी का भी पार्ट है एंड प्रियम्बल का भी पार्ट है। ये डीपीएसपी का वही है ना, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, तो बच्चों वाला ये क्वेश्चन है। तो सारे आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे एंड आई होप आपको हेल्प मिली होगी। चलते हैं हम आज के डेली करंट अफेयर्स पे, सिंपल है, करते हैं डिस्कस। पहला आर्टिकल है, मोदी एंड ट्रम्प के बीच में बातचीत हुई है दिवाली में, मतलब दिवाली को लेकर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसी में देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, फर्स्ट थिंग। और दो इंपॉर्टेंट बॉडीज, आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट जो है ना, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, उसकी बेसिक्स को एक तरह से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड आर्टिकल, लद्दाख, उसको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है, लद्दाख के जो स्टेक होल्डर्स, अभी टॉक्स चल रही है आपको पता होगा, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप आर्टिकल 371 में जो प्रोविजंस हैं, फ़ायदे मिलते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिले हैं, तो वो लद्दाख को हम ग्रांट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आर्टिकल 371 क्या है, रिवाइज करेंगे, एंड प्लस उसका क्या डिफरेंस है, क्योंकि लद्दाख हैज़ बीन द पीपल ऑफ लद्दाख और जो स्टेक होल्डर्स ऑफ लद्दाख है ना, दे आर आस्किंग फॉर 6th शेड्यूल एंड स्टेटहुड लद्दाख के लिए। तो 371 कैसे डिफरेंट है फ्रॉम 6th शेड्यूल, तो इसको हम देखेंगे। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, केरला जो है पहला स्टेट बनने वाला है जो कि फ्री होगा फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो इसको भी देखेंगे। देन वी हैव द फोर्थ आर्टिकल कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एआई जनरेटेड, जो सिंथेटिक एआई जनरेटेड कंटेंट है ना सोशल मीडिया पे, उसको लेकर मैंडेटरी लेवलिंग किया है। अब क्या है मैंडेटरी लेवलिंग, हम देखेंगे। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, ऑफिसर्स को और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा अंडर आईटी रूल्स, इसको भी देखेंगे। एंड देन द थर्ड आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है वैसे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, ओपन एआई। तो ओपन आई ने जिस तरह से गूगल क्रोम है ना, उसी तरीके से अपना सर्च इंजन जो है इंट्रोड्यूस किया जो एआई इनेबल्ड है, तो इसको भी देख लेंगे। ये सब स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव द सेवंथ आर्टिकल, जो पैरासाइटिक वैस्प है, ठीक है, वास्प, क्या है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वैस्प, मैं तो वास्प बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट जो टैपियोका, जिसको कसावा भी बोलते हैं, वो उस क्रॉप के लिए फ्रेंडली हुआ एंड उसकी प्रोडक्शन जो सदर्न स्टेट्स में, वो फिर से वापस पहले एक पेस्ट जो है अटैक करती आ रही थी, तो इसको इंट्रोड्यूस करके उस पेस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे इस फसल के प्रोडक्शन में, उसको टैकल किया गया, तो ये भी देखेंगे। एंड देन द लास्ट आर्टिकल जिसमें हम रिविजन करेंगे अबाउट EFTA एंड टेपा, जो हमने इनके साथ साइन किया है, और उसमें की प्रोविजंस क्या है, एक तरह से रिवाइज करेंगे। रीजन बिंग की इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट इट विल कम, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल कि पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड अ फोन कॉन्वर्सेशन अहेड ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट इन मलेशिया। ये होने वाला है आसियान एंड ईस्ट एशिया समिट, क्या है हम ये आगे देखेंगे, ठीक है, बट ये होने वाला है एंड मलेशिया में होने वाला है, तो वहाँ पे मीटिंग हो सकती है क्या, इस तरीके से उसकी बातचीत शुरू हुई है, बट अभी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्कशंस कवर्ड ट्रेड इश्यूज, अब जो प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनके बीच बातचीत हुई जिसमें ट्रेड इश्यूज, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, टेररिज्म, रीजनल पीस, इसके बारे में बात हुई, ठीक है। अब यूएस ने क्लेम किया मोदी प्रोमिस टू स्टॉप रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, एक, एंड सेकेंड थिंग डिस्कस्ड पाकिस्तान, बट इंडिया ने डिनाई किया, इसके बारे में तो नहीं बोला अभी इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को, लेकिन पाकिस्तान के बारे में डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया विद डोनाल्ड ट्रंप। ये तो चलता रहेगा, चलता आ रहा है।
ट्रंप जो है बरबोले हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो हम बस एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि बातचीत एक तरह से चल रही है। अच्छी चीज़ है कि जो है एक तरह से आइस ब्रेक हो रही है, प्लस मीटिंग हो सकती है मलेशिया में, कुआलालंपुर में, जो 2 इम्पोर्टेंट समिट्स होने वाले हैं उसके दौरान। तो ये देख लेते हैं क्या है आसियान, आपको पता होगा। बैंकॉक डिक्लेरेशन जो है, बताना कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन है आसियान के, ये जानना मुझे ज़रूरी है, जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशन उन्होंने 1967 में साइन किया। अभी 10 मेंबर्स हैं, आपको पता है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस। बताना इसके बारे में, ये लैंडलॉक कंट्री है या नहीं। मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, हेडक्वार्टर जकार्ता में है। डिक्लेरेशन बैंकॉक में हुई थी, बट हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया के मतलब पहले कैपिटल ये था जकार्ता। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव, promote political economic security cooperation in Southeast Asia, ensure regional stability and economic growth। बेसिक है। एंड इंडिया एसोसिएशन अगर देखो तो इंडिया मेंबर नहीं है आसियान का, बिल्कुल नहीं है। 10 कंट्रीज में इंडिया नहीं आता है, साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं, बट अ डायलॉग पार्टनर है सिंस 1992 एंड पार्ट ऑफ आसियान लेड फोरम्स लाइक EAS। अब EAS पे आएंगे, ईस्ट एशिया समिट, जिसको आसियान ने एक तरह से प्रमोट किया है, ठीक है। स्टैब्लिश 2005 में, एंड इसके 18 मेंबर्स है। बहुत सुंदर से मैं इसको याद करता था, या याद मुझे है। 10 मेंबर्स आसियान के हैं, 3 मेंबर्स जो हैं, यू हैव टू सी कि नदर्न जो ईस्ट एशिया है ना, ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें चाइना, एक जैसे कंट्रीज लगते हैं हमें, साउथ ये कोरिया, एंड देन वी हैव वन मोर कंट्री जापान। तो 3 ये कंट्रीज हो गए, तो कितने हो गए? 13। देन वी हैव 3 मोर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ऐसे में याद करता था क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ये तीनों क्रिकेट खेलते हैं इसमें। तो क्या हो गया? 13 + 3 16 हो गया। एंड 2 मेजर पावर्स, चाइना को तो वैसे इंक्लूड कर ही लिया था क्योंकि वो एक तरह से ओरिजिन है ना उनका। एंड देन वी हैव 2 मोर इंपॉर्टेंट पावर्स जो ग्लोबल सुपर पावर्स हुआ करते थे कोल्ड वॉर एरा में, USA एंड रशिया, ठीक है। तो ऐसे 18 हो गए, मैं ऐसे ही याद करता था, ठीक है। पर्पस इसका क्या है ईस्ट एशिया समिट का? कि प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इशूज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। एंड सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए यही है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी है ना, एंड इंडो पैसिफिक इंगेजमेंट में एक तरह से ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है आज के लिए, बताना कि क्या एशिया पैसिफिक जो फोरम है उसका इंडिया मेंबर है या नहीं। एपैक, इकोनॉमिक जो मतलब कह सकते हो कॉपरेशन। एपैक का फुल फॉर्म में क्या होगा? सी का मैं भूल गया हूँ, जो भी है इसका इतना याद नहीं रहता। तो इसका इंडिया मेंबर है या नहीं, ये भी इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक का। तो मुझे ये पूछना है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो आपसे मैं ये चाहूँगा। फोरम फॉर डिस्कसिंग टेररिज्म, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। सिंपल है, ये बेसिक चीज़ें होंगी। चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट आर्टिकल 371 पे चलते हैं। आपको पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनकी बातचीत चल रही है विथ 2 इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ लद्दाख, ले अपेक्स बॉडी एंड द अदर इज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। इनसे बातचीत चल रही है। इनका डिमांड है 2, एक तो स्टेटहुड एंड सेकेंड वन इज 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए लद्दाख को। अब हम आते हैं, MHA इंडिकेट करता है कि स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 371, ये MHA ना बदले में बोलता है कि 6th शेड्यूल एंड स्टेटहुड की अगर आप बात कर रहे हो तो हम उसके बजाय आपको आर्टिकल 371 के अंदर जो स्पेशल प्रोविजंस है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड however, local groups continue to demand inclusion under 6th schedule for greater autonomy and tribal self-governance। लेकिन इसके बावजूद जो डिमांड है इसी का है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अभी डेवलपमेंट्स होंगे तो हम इस चीज़ को और अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आर्टिकल 371 का बेसिक क्या है, ये समझा देता हूँ। अप्लाइज टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टेट्स, आपको पता है कि जो 371 है ना, स्पेशली स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ डू इट। आप लोग बताओ कि 371 के अंदर जो अलग अलग स्टेट को प्रोविजन दिया गया ना, ABCD करके, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए करवाता हूँ कि आपको रिविजन हो, बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो, ठीक है। फैक्चुअल होते हैं बट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट सो दैट इसके साथ साथ आपकी वो चीज़ें कवर हो, ठीक है।
तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टेट्स को ना उसको ये दी जाती है, प्रोटेक्ट करना है लोकल कस्टम्स, कल्चर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नेचर क्या है, स्टेट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दी जाती है, मतलब स्टेट स्पेसिफिक दिया गया ना, एक पार्टिकुलर स्टेट को दे दिया एंड 371 में डाल दिया। अब देखो 371 में ना बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है, इवन सदर्न इंडियन स्टेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, आंध्रा एंड तेलंगाना भी है, इवन इनफैक्ट गोवा है, आई थिंक महाराष्ट्र भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो वहाँ स्पेशली ये प्रोविजंस दी गई सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल जो है ना मतलब कि उनकी जो विरासत है वो हेरिटेज है ना सेफ रहे। ठीक है, अथॉरिटी क्या होता है, गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन स्पेशल पावर्स, इसके अंदर दी जाती है 371 के अंदर। एन एग्जांपल में नागालैंड है, लोकल लॉज एंड लैंड ऑनरशिप प्रोटेक्टेड, मिजोरम में सेफगार्ड फॉर रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस। देखो सबका अपना अपना अलग है, मतलब ये 371 बनाया गया है कि आप कोई कंसर्न है तो उस कंसर्न को हम एड्रेस कर देते हैं अंडर 371, और वो अलग अलग हो सकता है हर स्टेट को। अब जिसको 6th शेड्यूल मिला है ना, तो सारे 6th शेड्यूल वाले स्टेट को सिमिलर चीज़ें मिली होंगी, मतलब कि पावर्स मिली होंगी। जैसे देख लेते हैं, अप्लाइज टू 4 इंपॉर्टेंट स्टेट है, आपको पता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ग्रांट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्नेंस टू ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉज के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सेल्फ गवर्नेंस नहीं है आर्टिकल 371 के अंदर। ठीक है, नेचर क्या है, स्टैब्लिशेस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ गवर्नेंस यहीं से आ रहा है। विथ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल, तीनों पावर्स दी जा रही है, यही इनका डिमांड है, हमें यही चाहिए, लद्दाख वालों को यही चाहिए, लद्दाख वालों को टू बी प्रिसाइज कहूँ जो उनके स्टेक होल्डर्स है उनको यही चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी क्या है, इलेक्टेड लोकल काउंसिल्स मेक लॉज ऑन लैंड, फॉरेस्ट एंड कल्चर, एग्जाम्पल में जैसे खासी हिल्स जो मेघालय में। सिंपल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, 6th शेड्यूल में आपको सेल्फ गवर्नेंस का पावर मिलता है, आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती है। ठीक है, एज कंपेयर टू आर्टिकल 371। 371 में क्या होता है, लॉज बना दिए जाते हैं और उस लॉज से आपके कस्टम्स को, आपके ट्रेडिशन को सेव किया जाता है, और हर एक स्टेट के अलग अलग हो सकता है, और बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 6th शेड्यूल में बस ओनली देयर आर 4 स्टेट्स, एंड उन 4 स्टेट्स को कैसे पावर्स दी गई हैं वो मैंने अच्छे से बता दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। एंड केरला पहला स्टेट बनेगा, नवंबर 1 को अनाउंसमेंट होगी कि ऑफिशियली बिकम फर्स्ट फ्री स्टेट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब क्या होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी कि केरला विल ऑफिशियली डिक्लेयर इटसेल्फ फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन नवंबर 1 2025। अब अचीवमेंट क्या है, कम्स अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट 2021 में ये लॉन्च किया गया था केरला गवर्नमेंट ने। एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट, इसको आप लोग मीन्स के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू नीति आयोग जो डेटा आई थी 2021 में, उसके अकॉर्डिंग केरला जो है ऑलरेडी हैड द लोएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया, 0.7% ही था नीति आयोग के अकॉर्डिंग, एंड अराउंड 64,006 फैमिलीज, ठीक है, मतलब 60,006 फैमिलीज were identified as extremely poor based on health, livelihood and shelter and supported with housing, land, livelihood and। अब देखो पहले आइडेंटिफाई इन्होंने किया सारे गरीबों को केरला गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के अंदर, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट 2021, एंड उसके बाद हर एक फैमिली के लिए सेपरेट प्लान बनाया सो दैट उनको निकाल पाए जो एक पॉवर्टी है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर मतलब कह सकते हो डिसेंट्रलाइज प्लान है पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए जो केरला ने किया। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी की जहाँ तक बात आए तो ग्लोबल डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक देती है, 2022 में इन्होंने रिवाइज किया था कि पीपल लिविंग ऑन लेस देन 2.15 पर डे, पीपीपी के टर्म्स में, मतलब कि इतना अगर इससे कम अगर वो अर्न कर रहे हैं पीपीपी के टर्म्स में, मतलब कि अपने कंट्री के हिसाब देख लो, परचेजिंग पावर के हिसाब से देख लो, बेसिक्स आपको पता होंगे पीपीपी का, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $2.15, मतलब 15 पैसे कर रहा हूँ, $2.15 जो है उससे कम अगर आप अर्न कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक्सट्रीम पुअर हो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फोकसेस ऑन मिनिमम इनकम नीडेड फॉर सर्वाइवल, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, सिंपल है, इससे आप इन्हीं चीज़ों को फुलफिल करते हो ना, तो ये आपके पास नहीं है। मुझे ना एक बार ये डेटा, ये प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा कैन बी रॉन्ग, सो आई विल इसको रीचेक करूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये सही है। मैंने एक बार और भी पढ़ाया था, आई थिंक आई विल हैव टू सी, एंड अगर गलत होगा तो मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, सो इंडियन कंटेक्स्ट में देखो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो डेफिनेशन ये है कि नेशनल पॉवर्टी लाइंस आर बेस्ड ऑन तेंदुलकर कमेटी। देखो
अगर हम नेशनल लेवल पे देखो तो दो तरीके, अभी मॉडर्न टाइम्स में नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, आपको लोगों को अच्छे से पता होगा। एंड इंडियन कंटेक्स्ट में ओवरऑल देखो तो हिस्टोरिकली तो कमिटीज बना दी जाती थी, उससे पॉवर्टी ये लोग तय करते थे। अब तेंदुलकर कमिटी थी एंड देन रंगराजन कमिटी थी, तो मतलब और भी लाखटवाला आई थिंक एग्जैक्ट नाम जो भी है, इस तरह से कमिटीज बनाई गई थी। तो इन कमिटी से और ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट स्टडी करवाती थी, अच्छे से करवाती थी, पता कर पाई कि कितने गरीब हैं इंडिया में। तो अभी मेनली तेंदुलकर कमिटी रिसेंट ईयर्स में देखो 10-15 ईयर्स में, एंड रंगराजन कमिटी दो हुआ करती थी। तेंदुलकर ने क्या किया था कि अर्बन इलाके में आपकी जो इनकम है ना 33 रुपीज़ पर डे अर्बन में हो, उससे अगर कम है तो आप पॉवर्टी पुअर हो। एंड अगर आप ₹27 से कम हो रूरल इलाके में, जिससे कि आप बेसिक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड फ्यूल, एजुकेशन एटसेट्रा ये फुलफिल कर पाते हो तो आप पुअर हो। मतलब बेसिक है, आप समझ गए होंगे। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडियन कंटेक्स्ट में देखो तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आपको पता ही है कि हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन तीनों से 10 पैरामीटर्स आई थिंक बनाए जाते हैं। उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कोई मल्टी डायमेंशनल पुअर है या नहीं। 1/3 आई थिंक होता है, उससे अधिक अगर आप पैरामीटर्स के अंदर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप मल्टी डायमेंशनल पुअर माने जाते हो। और ये यूएनडीपी का जो ग्लोबल एमपीआई है ना, उसी को फॉलो करता है, इंडियन जो है। ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट प्रपोजेज मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, और ये पता है ना साइंस एंड टेक गवर्नेंस से रिलेटेड है। आईटी मिनिस्ट्री प्लान्स टू अमेंड आईटी रूल्स 2021 टू मेक एआई जनरेटेड, मतलब कि जितने भी सिंथेटिक मेन मेड जो एआई जनरेटेड सोशल मीडिया पे आएंगे ना, इसमें इंक्लूडेड है फोटो, टेक्स्ट, वीडियो, ठीक है, एंड ऑडियो, ये चारों मेनली। आप जो इसको पोस्ट करोगे इसमें एआई जो यूज़ करते हो ना, आपको पता है ना डीप फेक्स है या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है कि आईटी रूल्स में चेंज करेगी। चेंजेस क्या है हम इसको देखेंगे, ठीक है। मूव एम्स टू कर्व डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग एआई क्रिएटेड इमेज, वीडियोज एंड ऑडियो। सो इसमें ना सिंथेटिक कंटेंट डिस्क्लोजर मैंडेटरी हो जाएगा ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। कंटेंट डिस्क्लोजर मैंडेटरी ऑन सोशल मीडिया, क्या है मैंडेटरी लेबलिंग, इसको भी देखेंगे। सो ऑल AI made synthetic content must carry a clear tag saying it's AI generated। तो इस रूल में ये चेंज किया गया कि जितने भी सिंथेटिक कंटेंट सोशल मीडिया पे आएंगे उनको ना क्लियरली कैरी ए क्लियर टैग सेइंग इट्स AI जनरेटेड, ये बताना पड़ेगा। लेबल मस्ट कवर एटलीस्ट 10% ऑफ कंटेंट एरिया फॉर विजुअल्स, ठीक है। एटलीस्ट 10% एरिया जो है ना, जितना जैसे फोटो है तो उसका 10% एरिया जो है ना बताएगा, उसमें बताया होगा। जैसे होता है ना जो हम धूम्रपान करते हैं तो उसमें होता है ना एक ऐसे लगा हुआ कि इससे कैंसर होता है, तो उसी तरीके से, ठीक है। मतलब धूम्रपान वाले जो प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो की चेंजेस अगर देखो तो इसको और अच्छे से अगर हम समझे तो सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कि यूजर मस्ट डिस्क्लोज कि एआई यूज्ड है या नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर वो यूजर नहीं कर पाती तो जो इस प्लेटफॉर्म पे वो पोस्ट किया जाता है ना, उसकी ड्यूटी बनती है इस रूल में जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कि डिटेक्ट करे एंड लेबल करे कि जो अनडिक्लेयर्ड एआई पोस्ट है, मतलब कि उसको बताए कि एआई पोस्ट है। मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताएगी कि ये एआई पोस्ट है। अगर किसी ने सेल्फ डिक्लेयर नहीं किया तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा। 10% जो एरिया होगा उसमें आपको मतलब कि बताना पड़ेगा कि एआई जनरेटेड है, मतलब जैसे फोटो है एग्जांपल के लिए। एंड अप्लाइज टू टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो, हमने इसकी बात कर ली। एंड गोल सिंपल है कि काउंटर फेक कंटेंट, प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड बिल्ड ट्रस्ट। बेसिक है, समझ आ गया। आईटी रूल्स 2021, मिनिस्ट्री कौन सी होगी, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, मेटी जिसको बोलते हैं, वही ये चेंजेस ला रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब फिर अगेन चेंजेस की बात हो तो एक और है आईटी रूल्स के अंदर देखो तो आईटी मिनिस्ट्री विल अमेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये तो मेटी का काम था। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी विल अमेंड सोशल मीडिया टेकडाउन्स। सो ये आईटी आई थिंक मेटी मिनिस्ट्री विल बी मोर प्रिसाइज, इसको मैं ठीक कर लूँगा, ठीक है। सो लेट अस सी कि ये ना अमेंड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ठीक है। यही है ना, सेम है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, मेटी। क्लैरिटी है। चलते हैं अब क्या चेंज करिए देखते हैं। टू मेक ऑफिसर्स issuing content notices for transparent, accountable and senior level authorized
द स्टेप फॉलोज मिसयूज ऑफ नोटिस पावर्स अंडर रूल 3 clause 1 sub clause D and Karnataka High Court and Karnataka High Court directives for stronger safeguard. बेसिक समझो कि चेंजेस ला रही है आईटी जो रूल्स है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, उसमें चेंज ला रही है जो ऑफिसर्स हैं ना उनको अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, और जो वेगनेस है ना किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट जैसे पोस्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, उनको हटाने में जो वेगनेस है उनको मतलब कम करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सेफ हार्बर क्या है अंडर रूल 3(1)D। तो सेफ हार्बर गिव्स लीगल इम्यूनिटी टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जैसे कि एक्स है, यूट्यूब है, मेटा है, आपको पता है, मतलब सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, फ्रॉम यूजर पोस्टेड कंटेंट, मीनिंग दे आर नॉट लाइबल फॉर व्हाट यूजर्स अपलोड एज लॉन्ग एज दे फॉलो ड्यू डिलीजेंस अंडर द आईटी रूल्स। सो लीगल इम्यूनिटी उनको दी जाती है, इसी को सेफ हार्बर बोलते हैं अंडर आईटी जो रूल्स है 2021, जो रूल नंबर है ये भी देख लीजिए। तो कब दी जाती है लीगल इम्यूनिटी? when they are not liable for what users upload as long as they follow due diligence under IT rules। जब जो ड्यू डिलीजेंस है जो इनको गाइडलाइंस दी गई उसको फॉलो करते हैं तो इनके ऊपर कोई लीगल जो है ना रेस्ट्रिक्शंस या लीगल कह सकते हैं कि एक कानूनी इनके ऊपर होता है ना प्रेशर कि आप हटा दो, ये सारी चीज़ें नहीं की जाएगी। ठीक है, एक्शंस नहीं ली जाएगी टू बी प्रिसाइज। सो इसी में देखते हैं हाउएवर अंडर रूल 3(1)D if the government flags content as illegal, अभी इसी में देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर इलीगल गवर्नमेंट बोलती है एंड द प्लेटफॉर्म फेल्स टू एक्ट, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म जिसको लीगल इम्यूनिटी मिल रही थी, सेफ हार्बर कह लो, तो वो अगर फेल करता है, अगर गवर्नमेंट उसको बोलती है इलीगल है कंटेंट, द प्लेटफॉर्म लूजेज इट्स प्रोटेक्शन, जो ये लीगल इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी एंड कैन बी लीगली प्रोसिक्यूटेड एज इफ इट इज पब्लिश्ड इन द कंटेंट itself। ठीक है, प्रोसिक्यूटेड लीगली, बेसिक है। अब हम देखते हैं अर्लियर के हिसाब से अंडर रूल 3(1)D के हिसाब से देखो, इवन जूनियर ऑफिसर्स कुड इशू कंटेंट नोटिसेस विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वेगनेस क्लैरिटी नहीं थी अर्लियर, सच नोटिसेस वेर ट्रीटेड एज टेक डाउन ऑर्डर्स नॉट वार्निंग्स। ठीक है, एक होता है वार्निंग, एक बोलता है आप वार्निंग दे रहे हो, दूसरा बोलता है आप हटा ही दो, जो भी कंटेंट है ना उसको हटा ही दो। तो उसको लिया जाता था टेक डाउन ऑर्डर्स की तरह ही, वार्निंग्स की तरह नहीं लिया जाता था। अब क्या है, प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिकली लॉस सेफ हार्बर। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपको जो इम्यूनिटी मिल रही थी ना रूल के अकॉर्डिंग, वो नहीं मिल रही थी, वो नहीं मिलेगी अगर इस तरह के ऑर्डर आपको पास किए जाएंगे बाय जूनियर ऑफिसर्स। ठीक है, इवन इफ द नोटिसेस लैक जस्टिफिकेशन देयर वाज नो रूल फॉर रिटन रीजनिंग और ऑफिसर्स अकाउंटेबिलिटी। यही है ना मेन है, हम अपने साइड से अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट साइड से। दिस लेड टू द आर्बिट्रेरी एंड ऑपेक इन्फोर्समेंट, इसी में चेंज आएगा। ओनली ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंटर और डीआईजी स्टेट एंड एबव कैन इशू नोटिसेस। अब देखो बड़े ऑफिसर्स के पास ये पावर आ गई है, पहले भी थे लेकिन अब पहले जूनियर ऑफिसर्स भी कर सकते थे। ईच नोटिस मस्ट क्लियरली से इट्स अ वार्निंग नॉट एन ऑर्डर। ये ठीक है, ये भी क्लियरली ये लोग बताएंगे जब नोटिस भेजेंगे सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज है। ऑफिसर्स मस्ट गिव अ रिटन रीजन जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनिंग व्हाई सेफ हार्बर डज नॉट अप्लाई। ठीक है, ये भी बताएंगे। एंड अ रीजन इंटीमेशन मस्ट accompany एवरी नोटिस फॉर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ऑफिशियल्स विल बी पर्सनली अकाउंटेबल, देखो फॉर ऑल एक्शंस इफेक्टिव फ्रॉम 15 नवंबर, ऐसा कहा जा रहा है 15 नवंबर से ये लागू होगा। सो पहले जूनियर, एक समराइज कर देता हूँ, पहले क्या था, जूनियर ऑफिसर्स जो है ना वो भी भेज देते थे और उसको लिया जाता था एज अ टेक डाउन ऑर्डर्स नॉट वार्निंग। अब जो है ना जो भेजेंगे नोटिसेस, इस तरह से इशू जो किया जाएगा नोटिस, वो जॉइंट सेक्रेटरी या डीआईजी लेवल जो स्टेट का है वो करेगा। ईच नोटिस मस्ट क्लियरली से इट्स अ वार्निंग, और या तो वार्निंग है या ऑर्डर है, ये दोनों बताओगे, मतलब टेक डाउन करना है और एज अ वार्निंग लेना है, देना है, वो आप क्लियरली बताओगे। और अगर आप ऐसे करने में सक्षम नहीं हो तो आपको पर्सनली अकाउंटेबल मतलब ऑफिसर्स को होना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट जो है वो ओपन एआई ना, ये स्टेट पीसीएस या होने वाला ईपीएफओ एग्जाम इन सब में इंपॉर्टेंट होगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी जो कि इसका मेकर मतलब पेरेंट कंपनी कह लो, ओपन एआई पेरेंट कंपनी है और चैट जीपीटी आप लोगों को पता ही है। तो वो ना ओपन आई ना अपना अपना उन्होंने दे हैव स्टार्टेड इट्स ऑन ब्राउजर, जिस तरह से गूगल क्रोम है उसी के तर्ज पे, तो उसका नाम एटलस रखा है, बस एआई पावर्ड है। ठीक है, बस इतना समझना है। नेक्स्ट आर्टिकल कि पैरासिटिक वेस्प सेव्ड साउथ इंडिया टेपियोका क्रॉप्स। ठीक है, ये बहुत सुंदर एक हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ केस स्टडी, किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशन ने हेल्प करा फार्मर्स को। ठीक है, यूजिंग साइंटिफिक मेथड विदाउट मतलब कि जो मतलब कि कह सकते हो पेस्ट जो था। अब देखो सिंपल समझो, कैसेवा या टैपियोका जो इंडिया में क्रॉप्स जो है उगाया जाता है, 90% आउटपुट तमिलनाडु और केरला में आता है। ठीक है, काइंड ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप है। नेटिव मैंने अलग से इंफॉर्मेशन जो इस आर्टिकल में नहीं दिया है वो मैं ऐड कर रहा हूँ कि साउथ अमेरिका से ये लाया गया, पोर्टुगीज ने लाया होगा, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया होगा सदर्न स्टेट्स में, वही उसके लिए सुटेबल कंडीशंस है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। देन मतलब 1.73 लाख हेक्टेयर में इसको उगाया जाता है, मेनली तमिलनाडु एंड केरला दोनों मिलके 90% अकाउंट करते हैं। अब इस क्रॉप पे क्या हुआ ना, एक पेस्ट ने अटैक किया जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, सो लेट अस सी कि ये तो बॉडीज है। डिवेस्टेटिंग कैसेवा मीली बग अटैक। ठीक है, ये पेस्ट ने अटैक किया, इसका नाम है इन साउथ इंडिया टेपियोका फील्ड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ए पैरासिटिक वेस्प। अब क्या किया हमारी इंस्टीट्यूशन ने, ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड द सेकेंड वन इज नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज NBAIR, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, उन्हीं क्रॉप फील्ड्स में एक पैरासिटिक वेस्प को इंट्रोड्यूस किया जो क्या करता है, इन पेस्ट को किल कर देता है, जो पेस्ट ने प्रोडक्शन घटा दिया था टेपियोका का। अब देखो टेपियोका क्रॉप न्यूज में है, थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, प्लस ये जो पैरासिटिक वेस्प जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, रैदर केमिकल, यहाँ केमिकल यूज करते हैं ना, पेस्ट को पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो नहीं हम इंट्रोड्यूस कर रहे, हमने क्या किया, नेचुरल तरीके से ही उसी से हमने किल कर दिया, और जो क्रॉप प्रोडक्शन है फिर से बहुत अच्छी हो गई है। यही है हमारे लिए 2-3 चीज़ें समझना क्रॉप्स के बारे में, इस पार्टिकुलर क्रॉप के बारे में, इस पैरासिटिक वेस्प के बारे में, एंड मीली बग अटैक जो है वो मतलब कि जो पेस्ट है जो अटैक करती है उसके बारे में। ठीक है, बेसिक है। एंड इसके बारे में क्वेश्चन, वेस्प के बारे में प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके रोल को लेकर। तो एक अच्छा रोल भी है ना, देखो फार्मर्स को हेल्प कर रहा है ना, फार्मर्स फ्रेंडली है ना, और यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फार्मर्स फ्रेंडली पैरासाइट से उससे रिलेटेड। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, एंड आई थिंक इट्स द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट टारगेट अंडर ट्रेड डील टू बी मेट वेल बिफोर 15 ईयर गोल। सिंपल समझो, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, 1960 में इसको फाउंड किया गया था, मेंबर्स इसके 4 हैं। बताना ये इनमें से कोई ऐसी कंट्री है जो EU का मेंबर है, आई जस्ट वांट टू नो। पर्पस इनका है कि प्रमोट करना फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमॉन्ग मेंबर्स एंड विद अदर ग्लोबल पार्टनर्स। 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं, आइसलैंड, टेंस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेचर क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग टू द यूरोपियन यूनियन, फोकसिंग ऑन ट्रेड नॉट पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, सो इनका मेन फोकस ट्रेड है, एंड इंडिया के साथ इन्होंने FTA जिसका नाम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2024 के मार्च में साइन किया, जो कि इफेक्टिव हो गया फ्रॉम अक्टूबर 2025। ठीक है, 1 अक्टूबर। फाइन, तो अब इसमें क्या है ना कि जो आइसलैंड के एम्बेसडर इंडिया में है ना अभी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि, एक मिनट, आइसलैंड के जो गवर्नर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट को देखेंगे, मतलब पहले देख लेते हैं कि क्या है इसमें, पर्पस क्या है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने का। तो स्ट्रेंथन करना ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड FTA नेशंस, एंड इन्वेस्टमेंट गोल जो है ना 100 बिलियन इन इंडिया, ये करेंगे, ये कंट्रीज इंडिया में करेंगी, जिससे कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स ओवर 15 ईयर्स, ये टारगेट है इन कंट्रीज का। सो हमारे बीच ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इन्वेस्टमेंट गोल इन 4 कंट्रीज की ये है इंडिया में। अब जो एम्बेसडर है ना, उन्होंने बोला कि ये 15 साल में नहीं, उससे पहले ही पूरा कर ली जाएगी।
ठीक है, कब से ये हुआ इफेक्टिव? फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, 4 कंट्रीज आपको EFTA का पता है। ये एक पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, यूरोपियन यूनियन के पैरेलल खड़ा हुआ है, बट इसका काम है इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है, सॉरी। एंड फोकस है सेक्टर्स का क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक, फिशरीज, मेडिकल इक्विपमेंट एंड एफिशिएंसी बेस्ड इंडस्ट्रीज। एंड देन मैकेनिज्म देख लो तो एस्टेब्लिशेस ऑन EFTA डेस्क इन इंडिया टू, वो बेसिक है, ये कोऑर्डिनेशन बेटर कर पाए। सो बेसिक आपको समझ आ गया होगा EFTA क्या है एंड TEPA क्या है, इसमें इंडिया को क्या मिलने वाला है, और ये ऐसा एम्बेसडर उसके कह रहे हैं कि ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम कल, हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कल मतलब नया टॉपिक होगा। आई होप ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो, आप सीख रहे हो। आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी मैं इंश्योर करूंगा। प्रीलिम्स के लिए ये PYQ है, मेंस के लिए TDF है, एंड जो करंट अफेयर्स है डेली वो तो कवर करना ही है। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।